अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। आज 30 अक्टूबर 2023 पाकिस्तान में सियासी मंजरनामा उसमें अभाम मौजूद है, धुंध मौजूद है। पाकिस्तान में इस वक्त एक गैर मुंतखब हुकूमत है और टेक्निकली आइनी तौर पर अगर बात की जाए तो आज से 6 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान में इंतखाबात हो जाने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का आइन इस बात का वादा करता है कि जिस वक्त इलेक्शंस कोई भी असम्बली तहलील कर दी जाती है तो उसके 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने हैं। वो तारीख अप्रोच कर रही है विद नो एंड इन साइट, नो इलेक्शंस इन साइट। और इलेक्शंस के हवाले से ये अभाम भी मौजूद है और इसके हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातें अगरचे मुतालबा कर रही हैं, लेकिन एक जमात जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो डील करके पाकिस्तान में इस वक्त इक़्तिदार में आना चाहती है, मुस्लिम लीग नवाज़, वो इस हवाले से खामोशी रखे हुए है। ना उनकी तरफ से इलेक्शन का मुतालबा सामने आ रहा है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हों या फिर निगरान हुकूमत के सरबराह निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब, उनका इस वक्त क्लैरिटी जो है उनकी तरफ से भी नहीं दी जा रही कि इलेक्शंस कब होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि आम इंतखाबात का वक्त करीब है, लेकिन ये करीब का मतलब क्या है? 2 माह के बाद करीब है, 3 माह के बाद जो है वो अपने तौर पर समझते हैं कि डेट है। और इसके अलावा ये भी कहते हैं वो कि इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे और शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाएंगे। क्या पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल में शफाफ इलेक्शन यकीनी है? इसके हवाले से वो सियासी जमात जो वन ऑफ द मेजर स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो बार बार इस हवाले से शिकवा कर रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, और अब उनको लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के हवाले से एक और बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसने भी आवाज़ उठाई है। पहले सेगमेंट में जो है वो ज़रा इस सारे मामले को देखेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर गौहर खान साहब, पाकिस्तान तहफ़ से ताल्लुक़ है, कोर कमेटी का भी हिस्सा हैं, और स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार असदुल्ला खान साहब। आगाज़ करेंगे गौहर खान साहब, मुझे बताइएगा कि कोर कमेटी का इजलास जुमे को हुआ, आज हुआ, आप लोग इस सारे माहौल में क्या देख रहे हैं? जो इस वक्त सियासी फ़िज़ा है, आपको लगता है कि जो मुतालबा है आपका लेवल प्लेइंग फील्ड का, वो आपको मिल जाएगी? देखिए, थैंक यू वेरी मच। कोर कमेटी की हमारी तो रेगुलरली मीटिंग होती है, जैसे आपने फरमाया। यस, मंडे को भी होती है और फ्राइडे वाले दिन भी पूरी पार्टी मुल्क पे नज़र रखी हुई है। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड का तो यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड अभी तक तो हमें नहीं मिली। हमें तो इवन फील्ड ही नहीं मिली है उतरने के लिए, तो लेवल क्या होनी है, क्योंकि हमारे कारकुनान अरेस्ट हो रहे हैं। बाकी सारी पार्टियों के लिए जगह खाली है, वो इलेक्शन भी करते हैं, अपना कन्वेंशन भी करते हैं, रैली भी निकालते हैं, जलसे भी करते हैं। हमारे तो कन्वेंशन के लिए भी अगर जाए तो परमिशन नहीं मिलती है। अगर वो कर भी ले, कुछ लोग मिल भी जाए तो उन पे केसेस भी बना देते हैं। तो हमारे लिए तो उन्होंने सर्कमस्टांसेस ही डिफरेंट चेंज की। 14 अगस्त के लिए रैली निकलती है, उन पे भी चार्ज है। अगर मिलादुन नबी के लिए निकलते हैं तो उन पे भी पर्चा है। अगर वो फ़लस्तीन के लिए रैली करना चाहें तो उनके लिए भी इजाज़त नहीं है। बाकी आपने सारी पार्टीज देखी है, चाहे वो MKM है, चाहे वो जमात इस्लामी है, चाहे वो JUI है, चाहे मुस्लिम लीग नून तो है ही है। सब पार्टी को, ANP का है, इन सब को इजाज़त है, हमें नहीं है। तो ये तो एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारा कि ऐसे इलेक्शन जो वक्त से पहले ही मुतनाज़ हो चुके हैं, अगर आप PTI को, जो इतनी बड़ी पार्टी है, उसको इजाज़त नहीं दे रहे, उनके वर्करों को ये इजाज़त नहीं दे रहे कि वो कैंपेन करे, वो आए और वो पार्टिसिपेट करे, जो उनका एक राइट है। पॉलिटिकल आज़ादी का मकसद ही यही होता है कि अगर वो रैली भी निकालना चाहे पीसफुली, उनको भी इजाज़त हो। अगर वो एक इलेक्शन कैंपेन करना चाहें, उनको भी इजाज़त हो। वो झंडा उठाना चाहे, उनको भी इजाज़त हो। तो अगर आपने वक्त से पहले उन चीज़ों पे सारी बैन लगाई, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन तो पहले से तयशुदा है। आप किन लोगों को इजाज़त देंगे वो पार्टिसिपेट करें, किन लोगों को आप लड़वाएंगे, किन लोगों को आप जतवाएंगे। तो क्या ये तो तहरीके शायद क्या पाकिस्तान में गौहर फर्स्ट टाइम गौहर हो रहा है साहब कि इलेक्शन से पहले इलेक्शन मुतनाज़ हुआ है। गौहर खान साहब, मुझे बताएं, क्या आपकी जमात ने बतौर जमात गुज़श्ता कुछ अरसे में किसी कन्वेंशन के लिए, किसी रैली के लिए, किसी जलसे के लिए को बाकायदा दरख्वास्त भी दी है, या फिर आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपको इजाज़त नहीं है? नहीं, हमें इवन इजाजत मिली, लाहौर में इजाजत मिली। इजाजत के बावजूद जिस वक्त वो चले गए तो उससे पहले पहुंच गए, पुलिस वाले वहां पहुंच गए और उठाना शुरू कर रहे। इवन वकला वहां जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे, वहां भी वो पहुंच गए। ANP की भी जो इजाजत थी, तो हमने इजाजत मांगी। बनू में हमें इजाजत नहीं, में ANP ने जरसा कर लिया। मर्दान में हमने इजाजत ली तो हमें इजाजत नहीं मिली कन्वेंशन करने के लिए, और उनको जो है ना सिर्फ इजाजत दी, बल्कि वो लिस्ट हमारे पास है, 143 पुलिस ऑफिसर उनकी सिक्योरिटी पे लगा दिया। तो ये तो हम इजाजत मांग रहे हैं, इजाजत भी नहीं दे रहे।
और अगर निकलते हैं वो जिसके लिए इजाजत नहीं भी जरूरत, फॉर इंस्टेंस अगर आपने रैली करनी है और पीसफुल करना है और लोगों ने निकलना है, स्कूल के बच्चों ने निकलना है, अगर वो फलस्तीन के लिए करते हैं, लेकिन अगर उनके साथ वो झंडा देखे कि पीटीआई का झंडा है, तो दैट्स इट, यू आर डैम। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो ये एक मुलाकात भी हुई आपके पीटीआई के रहनुमाओं की, बैरिस्टर सैफ, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, उन वो ताज़ियत के लिए गए, तो एग्जैक्टली इस वक्त ज़ाहिर है कि एक इस हवाले से भी अभाम मौजूद है कि कौन तहरीक इंसाफ एज तहरीक इंसाफ उसको रिप्रेजेंट करता है और कौन नहीं करता। इस मुलाकात के हवाले से ज़रा मुझे बताइएगा कि क्या कोर कमेटी समझती है कि ये मुलाकात होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, इन तीन लोगों का पार्टी में स्टेटस क्या है, आप इसको जो ओरिजिनल पीटीआई जिसकी क़यादत इमरान खान साहब के पास है उसका हिस्सा समझते हैं, नहीं समझते? देखिए, इमरान खान साहब ही लीडर है, चाहे वो जेल में है, चाहे वो बाहर है, और हम उम्मीद है इंशाल्लाह जल्दी बाहर आएंगे। लेकिन जिस वक्त जहां तक इस मीटिंग का ताल्लुक है, तो ये स्कोर कमेटी की अप्रूवल के साथ है, लेकिन ये एक पॉलिटिकल मूव नहीं था, नहीं इसमें कोई पॉलिटिकल डिस्कशन होनी थी। वो हमारी रिवायात है, एक दूसरे के पास जाते हैं और पार्टी के ग्रुप चला जाता है। अगर किसी लीडर के हाँ जो है ना कोई फौतगी हो जाए, तो वो फ़कत एक फातिहा के लिए जाना था और इसी मकसद के लिए गया था। उसकी दौरान कोई लीगल और जो है पॉलिटिकल डिस्कशन वहाँ नहीं हुई है। सही। बैरिस्टर साहब मेरे साथ ही रहें, असदुल्ला खान साहब, जरा इससे हमारी इससे पहले कि रहनुमाई आप करें। क्वेश्चन फ्रेज करें, मैं छोटा सा क्वेश्चन बैरिस्टर साहब से कर लूं, अगर आप जी, इजाजत दें तो। जी, जी। बैरिस्टर साहब ये बता दीजिए कि जो आप कह रहे हैं कि कोर कमेटी की इजाजत से असद कैसर साहब मिले हैं, कोर कमेटी ने इमरान खान से साहब से इजाजत ली थी इनको इजाजत देने के लिए? क्योंकि खबरें ये भी है कि इमरान खान साहब ने इस पर खफगी या नाराजगी का इजहार भी किया है। नहीं, खान साहब ने खफगी का इज़हार नहीं किया, क्योंकि खान साहब से तो उसके बाद हमारी मुलाकात नहीं हुई। तो परसों की मीटिंग है और अभी नेक्स्ट मुलाकात होगी, कल पहली मुलाकात हमारी खान साहब के साथ होगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले भी ऐसा होता रहा है, क्योंकि पहले भी जो ऐसे लीडरों के दरमियान अगर कोई फौतगी हो जाए तो हम एक्सचेंज करते रहते हैं। तो ये प्योरली वो था। असद कैसर साहब गए थे, अली मोहम्मद खान साहब थे, सैफ साहब थे, और भी हमारे कुछ एमएनए साहिबान जो साबिका थे वो भी उसके साथ शामिल थे। वो सिर्फ एक मुफातिहा के लिए गए थे। जी जी असद, अब मुझे बताइएगा कि ये जो सारी सूरत हाल है कि पीटीआई, ये जो जिन तीन लीडर्स के उसके हवाले से आपने सोशल मीडिया तो फॉलो किया होगा ना, किस तरीके से उनको तनकीद का निशाना बनाया गया है। जो इस वक्त पीटीआई की सूरत हाल है कि खान साहब जेल में हैं और बाहर जो लोग हैं उसमें जो शख्स कुछ भी करता है उसको पीटीआई के अपने फॉलोअर्स जो हैं, जो कम से कम सोशल मीडिया पर हैं, वो ओन नहीं करते, तो ये तो आपको नहीं लगता कि एक बड़ी डिजास्टर्स सिचुएशन पीटीआई के लिए क्रिएट हो गई? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे खुद इस पर हैरत हुई कि असद कैसर साहब इस माहौल में क्यों मिलने के लिए जेयूआई से चले गए। और अब मेरे लिए बहरहाल ये खबर है कि बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी पीटीआई की कोर कमेटी की अप्रूवल से, इजाज़त से वो मिले हैं। तो ये और भी ज़्यादा हैरत की बात है, क्योंकि ये तो जाहिर है इन हालात में और इस माहौल में जब वो मुलाकात करेंगे तो ये सब तो चीज़ें होंगी ही, लोगों के जहनों में सवाल उठेंगे। और उसके बाद फिर बहुत सारी खबरें भी आ गई कि ये मुलाकात इसमें कुछ सियासी राहें भी तलाश की जा रही हैं। लेकिन पहले दिन से, खैर मैं तो ये कह रहा हूँ अपने प्लेटफॉर्म्स पे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस बात का 1% भी इम्कान मौजूद नहीं है कि पीटीआई और जेयूआई मिलकर आगे कोई सियासत में कोई जेवीज के प्लान करें या मिलकर सियासत करें। और कल हमने देख भी लिया, मौलाना फजल रहमान साहब ने बहुत सख्त तरीके से इमरान खान का जिक्र किया अपने उस फ़लस्तीन के हवाले से जो जलसा या उन्होंने एक गैदरिंग की थी, उसमें उन्होंने कहा कि जो यहूदियों का एजेंट था उसको तो हमने शिकस्त दे दी है पाकिस्तान में, और अब हमें वहाँ पर भी यहूदियों को शिकस्त देनी है। तो ये बहुत ही सख्त बयान था। और साथ ही साथ वो असद कैसर साहब से भी नाराज़ हैं कि तस्वीरें जारी करने पर नाराज़गी का इजहार क्यों किया है। अब आप देखें, असद कैसर साहब जो हैं वो मिलकर आ गए, लेकिन इस बात पर शिकवा कर रहे हैं कि तस्वीरें क्यों जारी की गई हैं। जब आप मुलाकात कर रहे हैं तो ये मुलाकात चूंकि खुफिया मुलाकात नहीं थी, तो फिर इसकी तस्वीरें जारी होने पर आपको एतराज भी नहीं होना चाहिए था। और इस बात लोगों ने सवाल जवाब भी हुआ है वहां पर, कुछ लोगों ने अली मोहम्मद खान से, बाकी लोगों से पूछा भी है, और फिर कुछ लोगों ने प्रोग्राम में आके उसके ऊपर गुफ्तगू भी की है। बैरिस्टर साहब मुझे ये बताइए, आपने कहा कि इजाज़त से हुई है मुलाकात, मान लेते हैं इजाज़त से हुई, क्या उस इजाज़त के बाद इन तीन अशखास ने पीटीआई की कोर कमेटी को बताया कि इस मुलाकात में क्या हुआ?
जी, ऑफ कोर्स हम फिर कोर कमेटी में उन्होंने ज़िक्र किया, वह यही वो कहा ना, क्योंकि उसके बाद सोशल मीडिया पे कुछ आया। पहले तो ये कहूँ, जो मौलाना फजलुर रहमान ने स्टेटमेंट दी है, हम्म। उसकी बड़ी शदीद जो है ना सख्त अल्फाज में मैं मजम्मत करता हूँ। ऐसे लीडर को जब आपने कोई मजहबी बुनियाद पे कोई जलसा बुलाया और इतने लोग आए हों, उसमें आप ऐसी बातें कभी नहीं करते। लेकिन क्या करें, मौलाना साहब को ये सब कौन सी वो बंदा दर्स दे। लेकिन ये उसकी जो है ना, और यही रीजन है कि हमारी और उनकी कोई पॉलिटिकल अलायंस कभी हो ही नहीं सकता। नई पीटीआई को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ किसी किस्म की अलायंस की जरूरत है। पॉलिटिकल हम अपना फाइट फाइट करेंगे, लेकिन ये फेवरली उसके लिए गए हुए थे। एक रिवायात के तहत जो हम सारी पार्टीज एक दूसरे के पास जाते हैं, उसके लिए गए थे। कोई मजीद कोई अदर अलायंस इसका की पॉलिटिकल वो नहीं था। अलायंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तहरीक इंसाफ का आइंदा हफ्ते से सियासी जमातों से राबतों का फैसला, तो ये अलायंस के लिए तो नहीं है, ये तो आपने बता दिया। ये किस लिए है राबता, ये भी बता दें। नहीं, देखिए, वो राबिता के अभी का नहीं था, वो पहले से था। इस तरह की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, अगर उससे आप वन पॉइंट एजेंडा पे बात कर सकते हैं, तो कोई ऐसी का बात नहीं है कि सारी पार्टीज के साथ करें। लेकिन अभी कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया गया था कि किसी भी पार्टी के साथ आप इनिशिएटिव ले लें और उनके साथ ये बात करें, क्योंकि हमने, अगर इनके साथ बात हो सकती होती या हमें यकीन होता कि इनके साथ बात करके आगे कोई पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है, तो हम न सुप्रीम कोर्ट जाते, न पिटीशन फाइल करते। पिटीशन हमने इसलिए तो फाइल की कि कोई और जवाज मतलब वेन्यू हमें नहीं मिल रहा है जहां से ये रिजॉल्व हो सकता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर नोटिस किया हुआ 2 तारीख के लिए फिक्स है। और यही तो रीजन है कि इलेक्शन कमीशन ने एटलीस्ट इतना तो कहा है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट में 2 तारीख को ये जवाब फाइल करेंगे। और वहां इनका इरादा है कि जी 27 नवंबर को डीलिमिटेशन के साथ ही हम शेड्यूल अनाउंस करेंगे और 28 जनवरी को इलेक्शन करवाएंगे। सो इट्स अ स्टेप फॉरवर्ड। और वो हमारी पिटीशन की वजह से हुआ है, क्योंकि ये आइन का एक बुनियादी नुक्ता है। और ये अगर डेमोक्रेसी चलाना है, और खासकर सुप्रीम कोर्ट को जो ये दावा है कि ये पार्लियामान को का मुहाफिज यही है, डेमोक्रेसी का मुहाफिज सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट को भी ये दावा है कि जी 25 करोड़ अवाम के सारी बुनियादी हकूक, जिसमें से एक हक ये भी है कि उनके मुंतखब नुमाइंदे हुकूमत करे, ना कि केयर टेकरों का जो टेनेवर है वो ज्यादा हो। अगर यही दावा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने मेक श्योर करना है कि इलेक्शन वक्त पर हो। और अगर हमें ये इरादा होता कि कोई भी और पार्टी ऐसी स्टेप ले सकती है जो करी, क्योंकि ये हुकूमत तो 16 महीने काम कर चुकी है, इनको तो चाहिए कि 16 महीने बीच में ऐसे गुजर जाए। तभी तो रीजन है कि वो ये बहाना कर रहे हैं कि जी स्नो होगा, स्नो की वजह से इलेक्शन नहीं हो सकते। क्या पहले जनवरी में इलेक्शन नहीं हुए थे? तो इनकी तो कोशिश यही है कि फॉर वन रीजन और द अदर इसको प्रोलॉन्ग करे, क्योंकि इनको तो वर्कर ही नहीं मिल रहे, उनको तो वोटर ही नहीं मिल रहे। इनके तो जलसों में आपने देखा कौन सा जलसा है, कौन सा इनकी जो सही जलसा किया हुआ सही। जिसमें से लोग ये आए। कल असद आपने जलसा देखा जी। उसकी इस्तेकाम पार्टी की, जिसमें लोग कह रहे हैं अच्छा इसमें तो मियाँ साहब आ रहे हैं, हमें तो 800 रुपए दिए जा रहे थे। मियाँ साहब का जलसा हुआ तो 60% लोगों ने तो सुना भी नहीं कि मियाँ साहब ने कहा क्या है। तो इनके साथ हमारी पॉलिटिकल अलायंस कोई नहीं। लेकिन एक बात जरूर है, हम चाहते हैं आईन और कानून के मुताबिक 90 डेज में, अब 90 डेज नहीं हो सकते। तो ये हम कह रहे हैं कि इलेक्शन हो, फेयर और फ्री हो, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, इलेक्शन हो, वक्त पर हो, और जो जीत जाए बस उसकी हुकूमत बने और हम आगे बढ़े पाकिस्तान की खिदमत के लिए। सही। असद मुझे बताइएगा कि ये 5 अगस्त को खान साहब गिरफ्तार हुए थे। 5 अगस्त को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास हुआ, उन्होंने नई मरदमशुमारी को ओके कर दिया, उसका गजट नोटिफिकेशन आ गया, उसके बाद की सबके सामने कहानी मौजूद है। इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही से ही ताल्लुक़ है सदर आरिफ अलवी, उनका आइन के तहत इलेक्शंस की तारीख देनी थी, उन्होंने नहीं दी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी जो है वो बजाय इसके कि वो अपने वो इलेक्शन कमीशन से भी मुतालबा कर रहे थे, वो अनवारुल हक काकड़ से भी मुतालबा कर रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी फरियाद कर रहे थे, वो पिटीशन भी डाल रहे थे, उन्होंने बहुत देर कर दी सदर मुमलिकत के साथ राब्ता करके, सदर मुमलिकत से ये कहने में कि आप तारीख अनाउंस करें। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस सारे मामले को लेकर बैठी है, तो सुप्रीम कोर्ट भी ये सवाल तो कर रही है ना कि इलेक्शन की तारीख आखिर देनी किसने थी। आइन के तहत तो सदर मुमलिकत ने देनी है, जो उसके हवाले से कानून साजी की गई है उसके ऊपर भी दस्तखत एट द एंड ऑफ द डे सदर मुमलिकत के ऑफिस से ही हुए हैं। तो ये सवाल तहरीक इंसाफ खुद भी माइनस इमरान खान एक लीडरशिप क्राइसिस की वजह से इस सारे मामले में अब उसका हिस्सा बन गई है कि डिले हो रहा है, किसी को नहीं पता किससे रब्ता करना है, सदर मुमलिकत से रब्ता करना है, उनसे क्या कहना है, और सदर मुमलिकत जो है वो किसको खुश कर रहे हैं और किसके साथ खड़े। देखिए, जो आप सुप्रीम कोर्ट में होने वाली पहली समाअत का हवाला दे रहे हैं, एक समाअत हुई है अभी तक और दूसरी जो है वो 2 नवंबर को होनी है। तो पहली जो समाअत हुई थी
उसमें आबिद ज़ुबैरी साहब, इबादुर रहमान साहब, कुछ और लोगों ने दलाइल दिए। तो उसमें जितने भी वकला आए थे दलाइल देने के लिए, उसमें काजी फैसल साहब एक ही सवाल उनसे पूछते रहे कि ये बताइए कि ये जो इंतखाबात की तारीख है ये किसने देनी थी, किसकी जिम्मेदारी है। तो कहा गया कि ये सदर आरिफ अलवी साहब की जिम्मेदारी है। तो फिर सवाल हुआ कि क्या उन्होंने तारीख दी है। अब इस पर कोई वाज़ेह जवाब आ नहीं रहा था सुप्रीम कोर्ट में बार बार, और वो कहते कि जी अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक तो उन्होंने दी है। तो वो कहते थे दिखाएं नोटिफिकेशन कहाँ है, और अगर उन्होंने दिया है तो फिर कहा जाता था कि नहीं उन्होंने खत लिखा है इलेक्शन कमीशन को। कहा जाता था कि उनकी जिम्मेदारी खत लिखना नहीं था, बल्कि उनकी जिम्मेदारी तो तारीख देना था। फिर कहा गया कि जी उन्होंने मुशावरत के लिए बुलाया था। तो फिर आगे से ये जवाब दिया गया कि मुशावरत करना तो उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, उनको तो बस तारीख देनी थी। तो यहां पर आकर वो जो अलीमा खान साहबा ने इमरान खान से मुलाकात करने के बाद आकर कहा था ना कि इमरान खान का शिकवा है आरिफ अलवी साहब से, तो अगले ही दिन आरिफ अलवी साहब ने ट्वीट कर दी थी कि नहीं जनाब मैंने तो अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी है। हालांकि अगर आप डॉक्यूमेंट्स मांगें तो आरिफ अलवी साहब के पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है जिसमें उन्होंने इंतखाबात की कोई तारीख दी हो। तो ये सवाल तो बहरहाल बिल्कुल अपनी जगह पर उठता है कि आरिफ अलवी साहब ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी क्यों नहीं की। और ये सवाल हमने नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी उठा रहे हैं और आरिफ अलवी साहब की तरफ देख रहे हैं। जहां तक ये बात पहले हो रही थी, ईसा साहब के ये जो एक वफ्द भेजा था कोर कमेटी ने मौलाना फजल रहमान साहब से उनकी खुशदामन के इंतकाल पर ताज़ियत करने के लिए, तो ये अगेन इसमें पूरी तरह से बात हजम नहीं हो रही मुझे, क्योंकि मैं अभी रिकॉल करने की कोशिश कर रहा था कि नवाज शरीफ साहब की वालदा का जब इंतकाल हुआ था तो क्या कोई पीटीआई का वफ्द लंदन में नवाज शरीफ साहब से या यहाँ जाती उम्रा में मरियम नवाज साहिबा से मिलने के लिए और उनसे ताज़ियत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई हाई प्रोफाइल वफ्द गया था मुलाकात करने के लिए? मैं तो याद करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे जहन में नहीं आ रहा। अगर आपके जहन में कोई आ रहा तो बता दें, या गौर साहब के जहन में आ रहा तो। इसलिए इस मुलाकात को खालिसतन इस तरह से नहीं लिया जा सकता कि यह मुलाकात सिर्फ और सिर्फ एक ताज़ियत के लिए मुलाकात थी, क्योंकि ताज़ियत बाकी सियासी जमातों के यहाँ भी बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं लेकिन होती नहीं है, क्योंकि इसमें एक पॉलिटिकल मीनिंग इसके ड्रॉ किए जाते हैं। अब एग्जैक्टली फिर इसके अलावा इसका क्या मतलब था, ये तो बहरहाल पीटीआई ही बता सकती है या असद कैसर साहब बता सकते हैं। ऐसा जरूर मालूम होता है कि इसमें कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। जहां तक इंतखाबात की बात है तो इंतखाबात अब सुप्रीम कोर्ट में चले गए और इसमें जो बुनियादी नुकता अब उठा है ये तो चले उठ गया आरिफ अलवी साहब को के हवाले से सवाल तो उठ गया, लेकिन अब जो सवाल उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि अगर अब 90 दिन में इंतखाबात मुमकिन नहीं है तो फिर आप बताइए अब पिटिशनर्स क्या चाहते हैं। तो पिटिशनर्स अगर 90 दिन में इंतखाबात मुमकिन नहीं है ये तस्लीम कर रहे हैं तो फिर वो कहेंगे कि जी बेयर मिनिमम टाइम में हो जाए। तो वो जो है वो जनवरी का आखिरी हफ्ता शायद बनता है। तो अब देखें सुप्रीम कोर्ट काजी फैसल साहब, ऐसा लग रहा है कि सही असदुल खान हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रज़ा साहब कर चुकी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। गौहर खान साहब आपका मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जो है वो शैला रज़ा साहिबा और इख्तियार वली खान मुस्लिम लीग नवाज से वो भी हमारे साथ होंगे, और इस हवाले से मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी खासतौर पर इलेक्शंस वाले मामले पर कहां खड़े हैं, क्या कुछ पसे पर्दा चल रहा है, बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि इंतखाबात कब होंगे, किस सूरत में होंगे, इलेक्शंस में कौन होगा कौन नहीं होगा। सहाफ़ी हों, सियासतदान हों, सियासी जमातें हों, वो इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, और एक जमात ऐसी है मुस्लिम लीग नवाज़ जो इस सवाल का जवाब लोगों से नहीं पूछ रही। वो पूछती हुई टीवी स्क्रीन्स पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में या जलसों में ये सवाल पूछती हुई नज़र नहीं आती। इसकी दो वजूहात हो सकते हैं कि या तो उन्हें इस सवाल का जवाब मालूम है, या दूसरी बात यह कि उनको इंटरेस्ट नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि उनको इंटरेस्ट ना हो। लगता यही है कि मुस्लिम लीग नवाज़ शायद वो वाहिद सियासी जमात है जिसके पास इस बात का जवाब मौजूद है कि इलेक्शंस कब होंगे, किस सूरत में होंगे, इलेक्शन में कौन होगा कौन नहीं होगा, और जब इलेक्शंस हो जाएंगे तो आइंदा का सियासी मंजरनामा क्या होगा। इस तमाम मामले पर बात करने के लिए मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रही हैं शैला रज़ा साहिबा, और मुस्लिम लीग नवाज से इख्तियार वली खान साहब ज्वाइन करें, और असदुल्ला खान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ ऑलरेडी स्टूडियो में मौजूद हैं। इख्तियार वली साहब से ही स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है। इख्तियार वली खान साहब बता दें, ये सवाल जो है, इस सवाल का जवाब हम सब ढूंढना चाहते हैं।
अगर नहीं कोई ये सवाल पूछ रहा तो वो आपकी जमात है, जवाब मालूम है या इंटरेस्ट ही नहीं है इस सवाल में? थैंक यू वेरी मच ईसा नकवी साहब। ऐसा है कि मतलब इलेक्शन तो ये सबको पता है, इलेक्शन के दिन करीब आ रहे हैं और उससे पहले हर जमात ने, चाहे वो इससे पहले थोड़ी देर पहले हुकूमत में भी रही हो, उन्होंने अपना नैरेटिव भी बनाना होता है, उन्होंने पब्लिक में अपनी वो फेस सेविंग भी करनी होती है। लाजिमी बात है, कुछ बातें की होंगी, कुछ वादे किए होंगे, पूरे होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। फिर महंगाई का तोक भी जो है वो दूसरे के गले में डालना पड़ता है। जो हुकूमत के मेरिट्स है वो खुद ले लो, डीमेरिट्स है वो उसके कंधे पे रख दो। हालांकि इलेक्शन जो है इट्स टोटली डोमेन एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। पॉलिटिकल पार्टी, उस दिन मुझे बड़ी अजीब लगी ये बात कि तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी साहब ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर वो कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब की सारी तकरीर बड़ी अच्छी थी लेकिन उन्होंने इलेक्शन की कोई तारीख नहीं दी है। तो मेरे ख्याल में दिस इज समथिंग वेरी किडिश काइंड ऑफ क्वेश्चन कि आप नवाज शरीफ से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐलान करेंगे। दिस इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो उनकी जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसका ऐलान करेगा। एंड आई थिंक कि आज से 2 दिन पहले मेरे ख्याल में इनफॉर्मल उन्होंने 28 जनवरी का ऐलान कर दिया है। तो मेरे ख्याल में वो शकूक शुबहात अगर इनके जहन में थे 28 जनवरी का मैंने नहीं देखा कोई ऑफिशियल इस हवाले से कोई आया है कि 28 जनवरी को इलेक्शन होना मैंने है। कहा ना, मैं कहा अनऑफिशियल कोई स्टेटमेंट टीवी पर चली थी ईसीपी के जराए की और ऐसे ही कोई बात थी परसों की, आप देखें बड़े चैनल्स पे ये बात चली थी। हाँ, लेकिन सवाल ये है, देखें इख्तियार वली साहब वो भी जो बात कर रहे थे इलेक्शन की तारीख ज़ाहिरा मियाँ साहब ने नहीं देनी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, सदर मुमलिकत ने, जो ऑफिसेज हैं, अगर आपने आइन के मुताबिक लेनी है तारीख तो सदर मुमलिकत से ले लें, अगर आपने जो कानून पास हुआ है बाद में उसको आप मुकद्दम समझते हैं तो इलेक्शन कमीशन से ले लें। लेकिन मामला 90 दिन से बाहर जा रहा है। सियासी जमातें कुछ हैं जो इस साइड पर खड़ी हुई हैं कि तारीख दें और कुछ सियासी जमातें हैं जो इसके ऊपर बात नहीं कर रही। मुस्लिम लीग नून उन सियासी जमातों में है जिसने 90 दिन या 90 दिन के बाद भी स्पेसिफिक ये नहीं कहा कि हमें जनवरी के महीने में या फरवरी के महीने में फलां तारीख तक इलेक्शन दे दें, बाकी मांग रहे हैं। इस वजह से ये सवाल पैदा हो रहा है। लेकिन पहले मैं ज़रा शैला रज़ा साहिबा ये मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ कि खुर्शीद शाह साहब आपकी जमात से ताल्लुक़ है, उन्होंने इलेक्शन की तारीख भी मांगी है और पीडीएम के इत्तेहाद में होने पर हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी है। शैला साहिबा ज़रा फरमाइएगा, क्योंकि हमने जिस वक्त ये मामला सारा चल रहा था हम बार बार कह रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तो बहुत सारे फैसलों में पीडीएम के साथ खड़ी है, लेकिन बाद में ये फैसले हॉन्ट करेंगे और इलेक्शन की तारीख मांगने के लिए फिर पीपल्स पार्टी को बड़े जतन करना पड़ेंगे और अब वो स्टेज प्रैक्टिकली आ चुकी है। व्हाट डू यू हैव टू से? अच्छा, देखिए, पहली बात ये है कि खुर्शीद शाह साहब के बयान को समझ। वो ये कह रहे हैं कि हमने जमहूरी तरीके से पीटीआई गवर्नमेंट को ख़त्म किया और जमहूरी तरीके से आगे बढ़े, लेकिन और जमहूरी तरीके से इलेक्शन की तारीख की भी बात कर रहे हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ अगर ये कह रहे हैं कि नहीं जी हमारा तो मैच फिक्स्ड था तो उनका होगा, हमारा तो नहीं, और अगर आप ये समझते हैं कि आप मैच फिक्स्ड करके आए थे तो आपसे तो हम बहुत अरसे से कह रहे थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। पहले पंजाब में आए, फिर बलूचिस्तान में आए, फिर केपी में आए, फिर फेडरल लेवल पर आए, तो इनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था और फिर बड़े इनको आराम से समझा के सब करके ये तरीका हुआ। तो इसको आप जमहूरी पार्टीज की फतह के बजाय आप कह रहे हैं फिक्स्ड मैच था। हद होती है जहनी गुलामी की। अगर आपका ये फिक्स्ड मैच था और आप ये समझते हैं कि हमारी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जद्दोजहद नहीं थी, तो फिर तो वाकई बड़ा अफसोस की बात है। और जहां तक बात है इलेक्शन की तारीख की, इलेक्शन का तो अपना तरीक़ाकार आईनी मौजूद है कि किस वक्त जो है वो इलेक्शन होने हैं, और कोई भी जब कानून साजी होती है तो वो आइन के दायरे कार में होती है और उसके ऊपर लिखा जाता है द सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
तो इसमें कोई कानून साजी ऐसी नहीं हुई कि आपने जो है वो सारे इख्तियारात को यूं कर दिया हो। एक ऑप्शन किया है और उस ऑप्शन का यूज जो है वो बेहतर यह है कि सदर मुमलिकत होने ही ना दे, वो अपना ऑप्शन यूज करें। लेकिन अगर मैं ख्वाजा आसिफ के बयान पे कहूँ तो फिर तो वाकई, क्योंकि उनके सारे बयानात अजीब से हैं, उस पे तो उनकी पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। वो ये कहते हैं कि मियां साहब को उन कुव्वतों ने भेजा जो सबको भेजते हैं। फिर इसका मतलब है बुलाया भी होगा, इसका मतलब है मियां साहब बीमार नहीं थे जब भी उन्होंने वहां पे इलाज नहीं कराया, और पार्टी ये कह रही है कि इलाज पूरा नहीं हो सका कोविड की वजह से। और तो कोविड तो कब का खत्म हो चुका, ऑपरेशनल सिस्टम फ्लाइट का कब का बहाल हो चुका, और अगर वो वाकई बीमार नहीं थे तो उनकी रिपोर्ट अदालत को मांगनी चाहिए कि भाई क्या इलाज कराया है, ना हो कि कल फिर कुछ हो तो कहे मैं फिर बीमार हूँ। और उसके बाद ख्वाजा आसिफ का एक अपनी जीत के मुतालिक भी बड़ा अजीब सा बयान है कि मैं हार रहा था तो मैंने फिर फोन किया। तो वो नंबर्स हमें भी दे दें जहां आपके साथ इतनी मेहरबानियां होती हैं। और उनके बयानात मुझे नहीं मालूम कि उनकी पार्टी उसको डिनाई क्यों नहीं कर रही और खुल के इस पे बात क्यों नहीं कर रही। खुर्शीद शाह साहब ने ये बात बिल्कुल सीधी की है कि हमने जो कुछ किया पीडीएम के अंदर रह के, पीडीएम के बाहर रह के, उसमें हमने अपना किरदार पूरी तरह अदा किया है। पूरी तरीके से हमारे पास जो मिनिस्ट्रीज थी, चाहे सफारतकारी हो मुल्क की, चाहे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो या क्लाइमेट चेंजेस हो, हमने अपना भरपूर किरदार अदा किया। और इतनी मुसीबत के टाइम में उस मिनिस्ट्री ने अपने दुनिया से मनवाया कि ये क्लाइमेट चेंजेस इफेक्ट हैं जो पाकिस्तान फेस कर रहा है, और उनकी बात मानी गई। दुनिया के 5वें नंबर पे उनको इफेक्टिव खातून करार दिया गया। और पूरी दुनिया जो है, आप देखिए कि फेडरल गवर्नमेंट ने आईएमएफ से 1.2 बिलियन डॉलर्स कितनी मुश्किल से लिए हैं। लेकिन आप मैं आखिरी बात कर लूं, आखिरी बात जुमला कर लूं। लेकिन सिंध ने अपना मुकदमा इस तरह पेश किया क्लाइमेट चेंज का कि पीटीआई जो कि कहती थी कि हम सिंध की कोई मदद नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, 2 बिलियन डॉलर सिंध को दिए गए। और उससे दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा जो है जिसमें 21 लाख घर हैं उनकी तामीर जो है वो है, और वो हमें बहुत आसानी से मिले। सही। अब शैला साहब मैं आपके पास वापस आता हूँ। असल में मामला ये है कि जब मैच होता है उस मैच में आप एंड रिजल्ट जब देखते हैं, नतीजा कि मैच कौन जीता कौन हारा। अब पाकिस्तान के किसी बॉलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 4 आउट कर दिए, उनकी अप्रिसिएशन आप हल्की फुल्की कर देते हैं। क्रिकेट में किसी ने 50 या सेंचुरी स्कोर कर दी। मिठाइयाँ खाने का शौक है पहले से, और अपने तौर पे रिजल्ट सुनाने का। तो हो सकता है कुछ लोग इससे फिलहाल अपनी जीत समझ रहे हो। जो मैं पीडीएम के हुकूमत के नतीजे की बात कर रहा हूँ। मैं पीडीएम के नतीजा बहुत अच्छा है, नतीजा बहुत अच्छा है। आपका दावा यह है कि आपके जो टीम में खिलाड़ी शामिल थे उनकी परफॉर्मेंस बेहतर थी। ओवरऑल जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है उसको तो नून लीग भी ऑन नहीं कर रही। मैं ओवरऑल से भी बात कर लेती हूँ, मैं ओवरऑल भी बात कर लेती हूँ। शमशाद अख्तर साहिबा का परसों बयान था कि आईएमएफ जिसको हम दोबारा पटरी पे लाए, मायदे से हट गया था, उसकी शराइत पूरी नहीं की जा रही थी। उनको पाकिस्तान के अवाम की तरह डील किया जा रहा था कि 1 करोड़ रुपया 50 लाख घर और पता नहीं क्या क्या, और फिर हट गए। उसको हम उसकी वजह से जो क्रेडिबिलिटी थी पाकिस्तान की, उसकी वजह से हमने ये सारी जिम्मेदारी उठाई थी। वरना कोई सियासतदान ऐसे वक्त में ये गलती नहीं करता। हमने उसको उठाया, हमने माहिदे को सही रुख पे लाए, और उसको जिस तरह से हमने चलाया था, अब इस केयर टेकर ने उसकी तमाम शराइत पूरी की हैं। अब जो नवा जायजा है उस पे भी काम हो रहा है और जल्दी टीम आ रही है। तो हमारा जो हदफ था कि दुनिया यकीन करे कि पाकिस्तान जो स्टेट है उसका जो स्टेट से स्टेट की सतह पर किए गए कॉन्ट्रैक्ट है उसे पूरा कर रहा है। सही। शैला साहबा मैं वापस आता हूँ आपके पास, क्योंकि ये बहस तो हम बहुत कर चुके कि जो मिस कमिटमेंट थी वो खान साहब के दौर में मिस कमिटमेंट्स की गई, उसकी वजह से डिरेल हुआ आईएमएफ। फिर आपने उनसे इत्मीनान साजी कर ली, मिफ्ता इस्माइल ने बहाल करवा दिया, उसके बाद मिस कमिटमेंट्स हुई जब इसहाक डार आए। आपको जायजा मिल गया था 2022 में, ये जो है 2022 में रिव्यू मिल गया था, सक्सेसफुल हो गया था, किस्त आ गई थी। मैं एक बात कर लूं, ये नून लीग का मामला है,
कि वो इस सेहरे को मिफ्ता के सर डाले या इसहाक डार के सर डाले। असल सही। बात ये है, हाँ, ये बात है, ये बुनियादी बात है जिसको जो मिसट्रस्ट था दुनिया का, सही। दोस्त मुमालिक का और IMF का, वो बहाल हो चुका है। ये नून लीग का अंदरूनी मामला है। सही। असदुल्ला खान, मुझे बताएं कि बड़ी बड़ी सियासी जमातें जमहूरियत के अलंबरदार, एंड आई एम श्योर पीपल आर हैव विटनेस्ड इनकी हिस्ट्री कि इन्होंने स्ट्रगल किया जमहूरियत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए। अचानक क्या हुआ है इन सियासी जमातों में? वो एक तड़प मौजूद नहीं है इलेक्शन के लिए। पीपल्स पार्टी मुतालबा कर रही है, नून लीग का मुतालबा हमने ऐसा सच कोई बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइस नहीं सुनी कि वो कह रहे हों कि इलेक्शन की तारीख दें। पीपल्स पार्टी ने पहले ये कहा कि हम एक और कंटेनर शायद तैयार करना पड़े या हमें धरना देना पड़े, हमें लॉन्ग मार्च लाना पड़े इलेक्शन की तारीख लेने के लिए, लेकिन वो भी कोई डिसीजन लेते हुए या उसके हवाले से आवाज़ तो उठा रहे हैं अपनी लिमिटेड जो उठानी चाहिए, बट वो माहौल नहीं है। तो फिर ये बात होना कि ख्वाजा आसिफ कहें कि फिक्स्ड मैच खेल रही है, यही समझ आती है फिर, ये यू हैव समथिंग एल्स टू से? देखिए ईसा साहब, ये जो इख्तियार साहब कह रहे थे ना कि और नून लीग ने ये जो रास्ता इख्तियार किया है, आसान रास्ता, कि जी देखें इलेक्शन की जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन की है, तारीख कब देनी है ये इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। नहीं जनाब, बाकी सियासी जमातें भी इलेक्शन मांग रही हैं। पीपल्स पार्टी कह रही है कि इलेक्शन होने चाहिए। 90 दिन की बहस चल रही है, 90 दिन का मामला सुप्रीम कोर्ट में खड़ा है। अगर सुप्रीम कोर्ट में आप जाएं या आपका कोई नुमाइंदा या वहां पर चला जाए तो एक पोजीशन आपको लेनी पड़ जाएगी कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। इस पर हर पॉलिटिकल पार्टी की क्लियर पोजीशन होनी चाहिए। और तहरीक इंसाफ कह रही है इलेक्शन होने चाहिए, पीपल्स पार्टी वाज़े तौर पर कह रही है इलेक्शन होने चाहिए, मौलाना फजल रहमान वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। तो हर जमात की एक पोजीशन है, तो नून लीग अपनी पोजीशन क्यों नहीं दे रही? और ये कहना कि जलसे में उन्होंने इलेक्शन की तारीख नहीं देनी थी, तो यकीनन नहीं देनी थी, लेकिन जलसे में वो इलेक्शन को की डिमांड तो कर सकते थे, इलेक्शन मांग तो सकते थे और उनको मांगने चाहिए थे, या फिर वो कहना चाहिए था कि अभी इलेक्शन का माहौल नहीं है और इलेक्शन नहीं होने चाहिए। तो कोई वाज़े पोजीशन नून लीग चूंकि नहीं ले रही, इसलिए बहुत सारे तज्ज़ेकार जो हैं वो ये कहने में हक बजानिब दिखाई देते हैं कि नून लीग फिलहाल इलेक्शन नहीं चाहती। पिछले दिनों आपने अख्तर मेंगल साहब का बयान सुना होगा। अख्तर मेंगल साहब ने कहा कि नून लीग पंजाब में इलेक्शन में उतरना नहीं चाहती, मौलाना फजल रहमान खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन में उतरना नहीं चाहते, और दोनों की वजह एक ही है, क्योंकि इनको नजर आ रहा है कि इस वक्त इलेक्शन में वहां पर वोट नहीं मिलेंगे। तो पंजाब में जो इस वक्त हालात हुए हैं, उन हालात में ये नून लीग को समझ आ रही है, जिस तरह से जितना जोर लगाकर जलसा करना पड़ा है, और ऐसे ही एक जोर लगाकर IPP को भी एक जलसा खानेवाल में करना पड़ा है या वर्कर कन्वेंशन करना पड़ा है, तो इन सियासी जमातों को अंदाजा हो रहा है कि लोग नाराज हैं या नाला हैं। जो मुआशी हालात का मंजरनामा अभी शैला साहबा खींच रही हैं, पीपल्स पार्टी के मुतअद्दिद रहनुमा के बयान से हमें यह तो समझ आती है कि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि 16 महीने में जो कुछ अच्छा हुआ है उसका क्रेडिट पीपल्स पार्टी को मिलना चाहिए, और जो बुरा हुआ है, चूंकि फ्रंट सीट पर नून लीग बैठी थी तो वो उनके हिस्से में जाना चाहिए। ये जो महंगाई हुई है, जो मौशी तौर पर अचीवमेंट्स नहीं की जा सकी, इसके जिम्मेदार तो PMLN है, पीपल्स पार्टी नहीं है। तो ये मौके भी हमें सुनने को मिला है। ये माफी इस तरह से नहीं मांगी जा सकती। खुर्शीद शाह साहब ने जो माफी मांगी है, ऐसे कैसे वो माफी मांग सकते हैं ईसा साहब? मामला यह है कि पीपल्स पार्टी ही वो जमात थी जो मना के लोगों को लेकर आई थी। ये जो 16 महीने की एक हुकूमत थी, इत्तेहादी हुकूमत, इसमें MQM को पीपल्स पार्टी ने गारंटीज दी थी कि आप आइए, आपके ये मसाइल हल होंगे, जो कि नहीं हुए बाद में। और आज वो कल जैसा कर रहे थे, खालिद मकबूल साहब तो अपने शिकवे करते नजर आ रहे थे, और जरदारी साहब भी थे जो जाके चौधरी शुजात साहब से बार बार मिल रहे थे। और जरदारी साहब जब हरकत में आए थे तो उस वक्त इमरान खान साहब भी शायद उनको धचका लगा होगा कि कुछ होने जा रहा है। उससे पहले तो उनको भी लग रहा था कि कुछ होने नहीं जा रहा। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आप इतनी मेहनत करके, जद्दोजहद करके, जमहूरी तरीके से ही चले, सही आप तरीके से असद, आपकी बात पर दो सवालात बन रहे हैं। एक शैला रजा साहिबा से बन रहा है, वो ऑलरेडी हाथ खड़ा कर चुकी हैं, मैं पहले उनसे पूछ लेता हूं, फिर इख्तियार वली साहब से पूछ लेते हैं। जी शैला साहिबा। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि हम ये समझते हैं कि माशी कामयाबी सिर्फ ये थी कि IMF और आपके जो दोस्त कंट्रीज हैं, दोस्त ममालिक हैं, उनको ये यकीन आ जाए और पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज से उनकी डिमांड पूरी करे जो इमरान थोप के गए थे। क्योंकि उनके खुद वजीर खजाना ने कहा था कि बहुत सख्त कंडीशन पे किया, उनकी तो कोई माशी पॉलिसी नहीं थी, वो ये भी बता के गए थे। दूसरी बात जो ये है, हमने ये नहीं कहा कि ऐलान नहीं किया नवाज शरीफ ने, हमने कहा कि उन्होंने डिमांड नहीं की। तीसरी बात जो है वो ये है कि देखें, एक तो PTI चेयरमैन को खुद ही पता चल गया था जुलाई में कि मेरी गवर्नमेंट जाने वाली है। तीसरी बात जो है वो ये है
कि हमने जो खुर्शीद शाह साहब हैं जो उन्होंने माफी का कहा है वो तंजन का है ख्वाजा आसिफ से कि आप कैसी बात कर रहे हो, अगर आपके ये ख्यालात थे तो भाई फिर तो हमारी माफी, क्योंकि ख्वाजा आसिफ की बात को उनकी पार्टी ने अभी तक इस पे बात नहीं की है। वो इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं। 3 बातें मैंने उनकी गिनाई कि मैं जीत रहा था तो वो मैं हारने लगा तो मैंने फलानी जगह फोन किया, मैं जीत गया। दूसरी बात उन्होंने कही कि नवाज शरीफ को फलानों ने भेजा, और तीसरी बात उन्होंने कही कि हमारा मैच फिक्स्ड था। तो अगर नहीं, आप एक ये बात और फिक्स भी करके कही थी खेल रहे उन्होंने। थे तो हम जो है हम ऐसे नहीं खेल उन्होंने रहे कहा थे। था अगर दौरान आपकी ये जेल बात है तो भाई हमें माफ कर दो। हमने स्ट्रेट अवे कहा है कि ना ये पेंटागन में हुआ मायदा, ना व्हाइट हाउस में हुआ, ये बिलावल हाउस में हुआ, कि हम शुरू से कहते थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं। इन्हीं की टांगों का मसला था कि वो कांप रही थी, हम तो चाह रहे थे। सही। और इख्तियार वली साहब, एक सिर्फ जुमला अगर आप इजाजत दें तो ये जो ख्वाजा आसिफ साहब की बात कर रही है ना, शायरा साहबा बार बार कह रही है कि जी उनकी पार्टी उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रही। ख्वाजा आसिफ साहब इतना सादा नहीं है कि वो भोलपन में ये बातें करे जा रहे हैं। वो एक खास मकसद के लिए सब कुछ कह रहे हैं और उनका मकसद साफ जाहिर है। उनका मकसद ये है, वो बार बार ये पैगाम देना चाहते हैं कि ताकतवर कुव्वतें हमारे साथ खड़ी हैं और हमें उनकी हिमायत हासिल है। वो ये पैगाम कामयाबी के साथ दे रहे हैं और ये हीट मेरा ख्याल है उनकी मुखालिफ सियासी जमातों तक पहुंच भी रही है। सही सही। मुझे इख्तियार वली साहब, अब मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक के बाद अब मैं आपसे स्टार्ट करूंगा। सवाल आपसे ही होगा कि ये जो मामला है कि नून लीग डेट नहीं मांग रही, मियां साहब को वापस आए हुए अब 1 हफ्ते से जायद वक्त हो चुका है। वापस आने के बाद मियां साहब की एक्टिविटी फर्दर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हो रही। मरियम साहिबा खामोश हैं, इसहाक डार का हम कोई गुफ्तगू नहीं सुन रहे, शहबाज शरीफ जो हैं उनकी गुफ्तगू नहीं सुन रहे, और इस दौरान पीपल्स पार्टी डील के जो इल्ज़ामात लगा रही है वो क्यों लग रहे हैं, आपसे जवाब लेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बहुत ज़्यादा हलचल थी नून लीग की तरफ से, बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स, जलसे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, लेकिन मियां साहब की वापसी के बाद से अब तक खामोशी है। इख्तियार वली साहब से पूछेंगे कि ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं कि डील, इख्तियार वली साहब पहले तो आपने लास्ट सेगमेंट में कुछ चीज़ें सुन ली होंगी, उसका जवाब भी दीजिएगा। साथ में ये भी बताएं, आज नदीम अफजल चंद साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा इलेक्शन करवाएं, सिलेक्शन ना करवाएं, प्रोजेक्ट खेलना बंद करें, ये ना मुल्क की खिदमत है ना जमहूरियत की, ये निगरान सेटअप नहीं है, नून लीग का सेटअप है। प्रोजेक्ट नवाज शरीफ वाजे नज़र आ रहा है। दफातर में चले जाएं, लोगों को वाजे हदायत नून लीग के हवाले से मौजूद हैं। मियां साहब का मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, वोट को इज्जत दो का सफ़र अब वापस ज़ियाउल हक की जमात बनने जा रही है, और डील एक बहुत छोटा लफ्ज़ है मुस्लिम लीग नवाज के लिए, क्या कहेंगे? खैर, ये आपने नदीम अफजल चंद साहब की जो बातें की हैं उनके हवाले से मैं नहीं गुजरा है, ऐसी मैंने सुनी नहीं, अदरवाइज मैं जरूर इसको रिस्पॉन्ड करता। आप मुझे ट्रस्ट कीजिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ लफ्ज ब लफ्ज उन्होंने ये कहा है। अगर उन्होंने ये कहा है मैं आपको ट्रस्ट करता हूँ। अगर उन्होंने इस तरह कहा है तो ये उन्होंने ज्यादती की है, और ज्यादती इसलिए कर रहे हैं कि जब तक आप हुकूमत में होते हैं तो अब मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, अगर आपको ये समझ आ रही है कि नवाज शरीफ वो बन रहे हैं, उनको अक्सरियत मिल रही है, वो वजीर आजम बन रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अब ये पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे भले बड़े अच्छे इत्तेहादी हैं, लेकिन अब उनको ये बात हजम नहीं हो रही है, तो उसका अपना इलाज अगर वो खुद ही कर लें तो बेहतर है। जहां तक इलेक्शन की डेट की बात है तो देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। असदुल्ला खान साहब, आपने सवाल किया, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब यूं ही देता हूं इलेक्शन की डेट की हवाले से कि पीपल्स पार्टी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, पीपल्स पार्टी जितने मुतालिबे मीडिया पर आकर कर रही है, इससे ज्यादा बेहतर होता है ये एक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में कल जमा करा दे, इनको वहां से जवाब मिल जाएगा। हमें यकीन है कि इलेक्शन जो है वो
लेट नहीं होगा, इलेक्शन हो जाएंगे और इलेक्शन ने हो जाना, इसको कोई कितना रोकेगा। जहां तक ये सवाल है कि कितना रुकेगा, कितना लेट होगा, तो ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में पीपल्स पार्टी बैठी हुई थी, इनके दस्तखत मौजूद हैं, ये उस मुआहदे में बैठे हुए थे कि पहले वो होगी सेंसस होगा, फिर उसके बाद मर्दमशुमारी के बाद फिर डिलिमिटेशन होगी, हल्का बंदियों के बाद फिर इलेक्शन होंगे। अब इलेक्शन कमीशन उस पर कितना टाइम लेता है, आप भी हमारी तरह पॉलिटिकल पार्टी है, जितने हमारे इख्तियारात हैं इतने आपके इख्तियारात हैं, जाकर पूछ लिए, आप पूछ लें, पता कर लें, दरख्वास्त दे दें, आपको जवाब मिल जाएगा। वी बिलीव के उन्होंने कहा है कि 28 नवंबर को फाइनल लिस्ट ऑफ डिलिमिटेशन जो है वो शाया हो जाएगी और फिर उसके बाद शेड्यूल भी आ जाएगा। तो वी आर वेटिंग फॉर दैट, सिंपल इज दिस। इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस वाली बात तो नहीं है। हाँ, इलेक्शन है, हर पार्टी ने अपना नैरेटिव लेना है और उन्होंने अपनी अवाम को यही बताना होगा कि हमसे बेहतर इस मौजूदा लॉट में कोई नहीं है। तो यानी आप बाकायदा ये समझते हैं कि जो पीपल्स पार्टी या कुछ और जमातें जो ये मुतालबा कर रही हैं, ये अपनी सिर्फ पब्लिक फेस सेविंग के लिए ये कर रही हैं? मेरे ख्याल में इसके अलावा और इनका कोई इसके अलावा इनका कोई और मफाद हो ही नहीं सकता। सही, इनको भी पता है। सही। शैला रज़ा साहब, एक तो जी, शैला रज़ा, अगर आपने मुझे इतना ही वक्त देना है तो मुझे आपने शो में बुलाया क्यों है फिर? सर मैं समझा आप बात खत्म कर चुके हैं, आप कंटिन्यू कीजिए। मैं किधर खत्म, मेरी आधी बात भी नहीं हुई, पिछली इससे पहले भी आप कंप्लीट करें, टाइम इज योर्स। आप इस पर नाराज मत होइए, मैं समझा आप खामोश हो गए हैं। आपने मुझे नहीं, आप आगे चले गए तो मैं खुद ही खामोश हो जाता हूँ। बात ऐसी है भाई, आपने डील की बात की, मैं उसको मुझे जरा उसको रिस्पॉन्ड करने दें। कीजिए। अगर नदीम अफजल चंद ये कहता है कि नवाज शरीफ ने वो प्रोजेक्ट है, तो मेरे ख्याल में फिर जरदारी, बिलावल, नदीम अफजल चंद जैसे सैकड़ों लोग भी अगर आ जाए, वो सारे के सारे एक प्रोजेक्ट है। नवाज शरीफ जो इस मुल्क में 3 बार वजीर आजम बन चुका, वो प्रोजेक्ट बन सकता है। नवाज शरीफ तो उस प्रोजेक्ट को कामयाब नाकाम बनाने के लिए आया है। नवाज शरीफ ने तो वो किया है कि जिस बला से न पीपल्स पार्टी की जान छूटनी थी, न इस मुल्क की किसी दूसरी सियासी जमात की छूटनी थी। यहाँ पे आपका आर्मी चीफ कौन बनना था, यहाँ पे किस चीफ जस्टिस को कितना एक्सटेंशन मिलना था, और फिर अगले बार 5 सालों के लिए वजीर आजम वही नालायक बंदा बन जाता। नवाज शरीफ ने तो वो नाकाम किया है, तो आप उसको प्रोजेक्ट कह सकते हैं? ये मेरे ख्याल में बहुत ज्यादती है। लेकिन हम हुकूमत लेने के लिए, अपनी एक वजारत के लिए हम बहुत नीचे गिर जाते हैं। और ये नदीम अफजल चंद ने अगर बात की है तो ये उनका यही रवैया है और कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं इनसे ये पूछूं, नदीम अफजल चंद साहब से, अगर खुर्शीद शाह साहब भी जवाब दे दे तो बेहतर होगा। शैला आपा को शायद पता हो कि बात ये तय हुई थी कि इमरान के खिलाफ कलेक्टिव रेजिग्नेशन देते हैं, मास रेजिग्नेशन जमा करते हैं, यहाँ पे इतना प्रेशर डेवलप करते हैं, और उसमें पीटीआई के लोग भी शामिल हो गए थे कि इतनी मेजॉरिटी के साथ रेजिग्नेशन आ जाते कि असेंबली खुद ब खुद टूट जाती और इमरान फारिग हो जाता। एन आखिरी वक्त में पीपल्स पार्टी जो इन्होंने बात की थी मंगल साहब की मौजूदगी में, जो इन्होंने बात की थी एएनपी और जेयूआई की मौजूदगी में, कि हम इस्तीफे देते हैं, एन वक्त पर ये लोग अदम एतमाद लेकर आए कि नहीं जी यही करते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं कबूल मजबूर कर। अच्छा इख्तियार वली साहब, इसमें तो अब पीपल्स पार्टी जो है वो सारी, मतलब जी, अगर आप इख्तियार वली साहब मुझे जरा जवाब लेने दें। आपने जो बातें की हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे उसके ऊपर जवाब भी लेने दें। मैं एक जुमला बोल के मैं कंक्लूड कर देता हूँ जी। अगर आप कुरान में से आधी आयत पढ़ के सुनाएंगे तो उसका तर्जमा गलत हो जाता है, गलत नहीं होता तो उसकी समझ अगले बंदे को नहीं आती। अगर आप फिल्म का कोई बीच में से कोई सीन उसका ट्रेलर चला दे तो समझ किसी को नहीं आएगी। तो मेरे ख्याल में जब भी बात करें तो पूरी करें, सियाक और सबाक के साथ करें, और पीपल्स पार्टी जो है इख्तियार वली साहब, अब मुझे इस पर जवाब लेने दें शैला साहबा से। शैला साहब आप बोलिए। बाकायदा 10 नुकात थे, जिसमें आखिरी नुक्ता ये था कि अगर जरूरत पड़ी तो इस्तीफे भी देंगे। सबसे आखिरी नुक्ता था
जो इनको समझ ये आया कि इस पे पहले बात करनी है। लिखा हुआ डॉक्यूमेंट मौजूद है, आप देख सकते हैं। इनके लीडर के बगैर पूरी हमने ये मुहिम हमने शुरू की, तमाम लोगों को मनाया। आप खुद कह चुके हैं, कहाँ थे नवाज शरीफ साहब? नवाज शरीफ तो इस बात का इंतजार कर रहे थे। किसने मना किया था कि बंदियाल जाए और मैं डील करूं और उसके बाद आऊं और मुजरिम होने के बावजूद मुझे प्रोटेक्टेड बेल मिल जाए? ये कहलवाना चाह रहे हैं हम मुझसे। ये करके आए वो प्रोजेक्ट बन के कि उनको बेल मिल जाए। फिर वो इश्तिहारी भी थे और अपील का वक्त खत्म हो चुका था, लेकिन उनको उसमें भी रिलीफ मिल गया। बिल्कुल उसी तरह जब वो मुशर्रफ वाले मुकदमे में बगैर अपील किए सजा खत्म मिली थी और बगैर अपील के चले गए थे, अपील करने की मुद्दत भी खत्म हो गई थी, फिर 8 साल बाद वापस आए तो इफ्तिखार चौधरी ने उन्हें बुलाया कि आइए आइए और रिलीफ दे दिया। तो अभी भी यही हुआ है। तो भाई अपने मुंह से निकालें कि हमें इलेक्शन चाहिए। हम आपसे ये थोड़ी कह रहे हैं कि आपने 16 महीने किए, हम इसके जिम्मेदार नहीं है। ये भी नवाज शरीफ कह रहे हैं कि उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली 16 महीने की गवर्नमेंट की, जबकि उनका भाई, उनके लोग वजीर आजम था और उनके लोग मिनिस्टर थे। और अभी भी जो हम बात करते हैं तो वो सिर्फ हम ही तो बात नहीं कर रहे हैं, पूरे माहिर कवानीन ये कह रहे हैं कि इनको प्रोटेक्टेड बेल मिली है जबकि ये कन्विक्टेड थे। तो हमें ना बताएं कि वो क्या करके आए और क्या करके नहीं आए। अगर वो इलेक्शन कैंपेन नहीं चला पा रहे, अगर वो लोगों को नहीं उठा पा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इलेक्शन लेट कर दें। हम ये कह रहे हैं आप इलेक्शन करवाएं। जो हमने काम था वो कर दिया, क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान की बचा ली। अब लोगों की मर्जी है, वो जिसे चाहे वोट दे, लेकिन इलेक्शन होना चाहिए। ये कहीं नहीं लिखा कि हम इलेक्शन में जाएं तो हम ही जीतें। हमारा अपना काम था, हमने कर लिया, पाकिस्तान के लिए किया है। लोगों को समझ आता है, नहीं समझ आता, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम अपना काम कर चुके, फिर मुश्किल होगी, फिर आ जाएंगे। जान देनी होगी तो जान भी देनी होगी, भागने वाले नहीं है। सही। असदुल्ला खान, बात जो है वो चंद साहब की बात पे तो मेरा ख्याल है आज बहुत ही गर्मा गर्मी जो है वो हो गई है। चंद साहब ने ये भी कहा है कि नून लीग जो है उसने मुझे इक़्तिदार दो का बयानिया अपना लिया है, सियासी बयानिया ख़त्म हो गया है, मैनेजमेंट के तहत मियाँ साहब इलेक्शन लड़ेंगे, मैनेजमेंट के तहत वो आए हैं। लेकिन तारीख़ में बंदा तब सुरखरू होता है जब बंदा आवाम की ताकत से आता है। जिस तरीके से मियाँ साहब आ रहे हैं इस बुढ़ापे में, वो सुरखरू नहीं होंगे। सिस्टम हाईजैक, हाथ मरोड़कर बगैर फ्री एंड फेयर माहौल, मियाँ साहब को सिलेक्टेड कहा जाएगा। सच अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। वाई? यहाँ देखें, पीपल्स पार्टी मुसलसल नून लीग की जो पॉलिसी है और जिस तरह से नवाज शरीफ वापस आए उस पर तनकीद कर रही है, और मैं उस पर डाउट नहीं करता। मैं समझता हूँ कि हाँ, वो प्रिंसिपल ही स्टैंस लिए हुए हैं और वो समझते हैं कि डील नहीं होनी चाहिए, वो समझते हैं कि मुकदमात का सामना करना चाहिए। पीपल्स पार्टी उसूली तौर पर समझती है कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। इसे मैं ये नहीं कहता कि वो किसी सियासी मकसद के लिए कर रहे होंगे, लेकिन साथ ही साथ ज़रा जो पीपल्स पार्टी का जो पॉलिटिकल प्लान्स हैं उसको भी जहन में रखना जरूरी है। मुझे ये लगता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए स्पेस पीपल्स पार्टी मांग रही है, उससे उनको पॉलिटिकल फायदा भी हो सकता है एडिशनल उसके कि वो जो उनका प्रिंसिपल स्टांस है। उसकी वजह यह है कि अगर पंजाब में पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती और सारा का सारा फ्रूट जो है वो नवाज शरीफ साहब ले जाते हैं और पीटीआई को कुछ भी नहीं मिलता, तो इसका मतलब ये होगा कि नवाज शरीफ साहब अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे, जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी को भी कुछ नहीं मिलेगा। अब अगर पीटीआई को कुछ ना कुछ ये इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका मिलता है और वो 40-50 सीटें पंजाब से निकालते हैं, इसका मतलब यह होगा कि मियां साहब अपनी सीटें पूरी नहीं कर पा रहे होंगे और ऐसे में उनको पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ेगी कि हुकूमत बनाने के लिए आप हमारा साथ दीजिए, और पीपल्स पार्टी को भी अपना शेयर मिल सकता है। तो मैं ये समझता हूं कि पीपल्स पार्टी ने होमवर्क करते हुए पेपर पर बैठ के जो चीजें कैलकुलेट की होंगी, उसमें उनको यकीनन ये नजर आ रहा है कि अगर पीटीआई इलेक्शन में उतरती है और पंजाब से अपना शेयर लेती है तो एक ऐसा फॉर्मूला बनेगा जिसमें पीपल्स पार्टी को फायदा होगा, अदरवाइज उनको फायदा नहीं सही। होगा। वक्त जो है वो खत्म हो गया। इख्तियार वली साहब बहुत शुक्रिया। साहिब असदुल्ला खान, ये वेल कैलकुलेटेड मूव्स जो हैं जिस इलेक्शन डे के लिए लड़ी जा रही हैं, असल बात यह है कि उसके हवाले से अभी तक क्लैरिटी नहीं है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।